वन शॉट की इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विलियन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि क्रैश कोर्स में आपके पार्ट से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और उनके उत्तरों का अध्ययन हम करते हैं क्रैश कोर्स में। तो आज हम विलियन में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और उनके उत्तरों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि विलयन होता क्या है। देखिए, विलयन का अर्थ होता है कि आपने एक पदार्थ लिए और आपने दूसरा पदार्थ लिए। अब उनके यदि आपने परमाणुओं को या अणुओं को या आयनों को मिलाए और इस प्रकार से मिलाए कि ये समान रूप से मिले हो, क्या मिले हो, समान रूप से मिले हो, तो इस प्रकार जो आपका मिश्रण बनेगा उसे क्या कहते हैं, हम विलयन कहते हैं। तो विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के परमाणुओं, अणुओं या आयनों के समांगी मिश्रण को, इसको समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो ये हो गई विलयन की डेफिनेशन। अब विलयन के कई प्रकार होते हैं। विलयन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक होता है ठोस विलयन, एक होता है द्रव विलयन और एक होता है गैसीय विलयन। ओके, जो आपका विलयन होता है वो दो पदार्थ से मिलकर बना होता है। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। यदि आप विलेय और विलायक को मिला दे आपस में तो यह क्या बन जाता है, आपका विलयन बन जाता है। तो विलयन किन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। याद रखना, विलेय वह होता है जो कि कम मात्रा में उपस्थित होता है, विलायक वह होता है जो कि अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो आपका शरबत, जो आपका शरबत रहता है उसमें क्या रहता है, जो जल रहता है उसमें जल लेते हैं हम, फिर उसमें हम क्या क्या मिलाते हैं, उनमें हम नींबू निचोड़ते हैं, फिर उसमें शक्कर मिलाते हैं। तो जो उसमें क्या क्या रहता है, जल भी रहता है प्लस नींबू भी रहता है प्लस आपका शक्कर भी रहता है। तो बताइए इन तीनों में से अधिक मात्रा में कौन उपस्थित होता है, शरबत में जल, तो ये क्या हो गया आपका विलायक। और नींबू शक्कर हम जल की अपेक्षा कम मात्रा में मिलाते हैं तो नींबू और शक्कर क्या हो जाएंगे, विलेय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विलेय हो जाएंगे। ओके, तो जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है विलयन में वो कहलाता है विलेय, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। या इसे आप दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं कि जिसमें मिलाते हैं वो कहलाता है विलायक और जिसको मिलाते हैं वो कहलाता है विलेय। दैट्स क्लियर। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो आपका विलयन होगा उसमें विलेयन एक या एक से अधिक हो सकते हैं, किंतु विलायक सदैव एक ही रहेगा। विलायक की मात्रा विलायक सदैव एक ही रहेगा, किंतु विलेय एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि शरबत के उदाहरण में विलेय कितने हैं, 2 है, किंतु विलायक सदैव याद रखना एक ही होता है, किंतु विलेय एक या एक से अधिक हो सकते हैं। तो ठोस जो विलयन के 3 प्रकार होते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन। ठोस विलयन में जो विलेय रहता है वो आपका ठोस, द्रव, गैस तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और आपका गैस भी हो सकता है। ठोस, द्रव, गैस में से कोई भी हो सकता है, किंतु हमेशा याद रखिए जो आपका विलायक होगा, वो सदैव क्या होगा, आपका ठोस होगा। विलायक क्या होगा, ठोस होगा। उसी प्रकार से यदि हम बात करें आपके द्रव विलयन के, तो द्रव विलयन में भी हमेशा याद रखिए जो आपका विलेय होगा, क्या होगा, जो आपका विलेय होगा वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, किंतु जो आपका विलायक होगा वो सदैव क्या होगा, आपका एक प्रकार से द्रव ही होगा। और यदि हम गैसीय विलयन की बात करें तो आप सभी जानते हैं गैसीय विलयन में भी यही होगा कि आपका विलेय कुछ भी हो सकता है। विलेय आए तो ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है। ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन जो आपका विलायक है वो सदैव क्या होगा, यहाँ गैस होगा। तो ये होते हैं विलयन के 3 प्रकार। ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक इंट्रो के रूप में मैंने आपको ये सब चीजों के बारे में बता दिया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो पढ़ेंगे अब हम विलयन की सांद्रता, जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता
विलयन की सांद्रता का अर्थ क्या होता है? देखिए, विलयन की सांद्रता का अर्थ होता है कि माना यह क्या आपका एक पात्र है और इसमें क्या भरा हुआ है आपका जल, और जल क्या है? विलायक है। जल आपने सभी 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जल एक सार्वत्रिक विलायक है, कि जल को आप इस दुनिया में कहीं भी विलायक मान सकते हैं। तो ये हमने मिला दिया जल, ओके, और हमने बाहर से मिला दिया इसमें शक्कर। हमने इसमें बाहर से क्या मिला दिया? आपका शक्कर मिला दिया। बाहर से क्या मिला दिया? इसमें शक्कर मिला दिया। तो सांद्रता का अर्थ होता है कि ये जो आपका विलयन बना है, ये विलय भी मिल गया, विलायक भी मिल गया, तो आपका विलयन बन गया। तो ये जो विलयन है, इसमें जो विलायक है उसमें आपका विलय कितना है, ये आपको कौन बताता है? विलयन की सांद्रता बताता है। यदि किसी ने आपसे ये कहा कि विलयन की सांद्रता है 0.1 मोलर का, 0.1 मोलर का, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो 1 लीटर यदि विलायक होगा, 1 लीटर यदि विलायक है, तो उसमें 0.1 क्या होगा? आपका विलेय होगा। 0.1 क्या होगा? विलेय होगा। यदि किसी ने आपको बोल दिया कि जो आपकी विलयन की सांद्रता है वो कितनी है? 2 मोलर का है, इसका मतलब क्या होगा? यदि हम विलायक का 1000 ग्राम ले, यदि हम विलायक का 1000 ग्राम ले, तो उसमें जो विलेय होगा, जो विलेय के मोल होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। यहाँ विलेय के मोल कितने होंगे? 0.1 होंगे। तो विलयन की सांद्रता का क्या अर्थ हुआ कि आपका विलयन में विलेय कितना उपस्थित है, या आपके विलायक में कितना विलेय उपस्थित है, ये कौन बताता है आपको? विलयन की सांद्रता। अब विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के बहुत सारे क्या है हमारे पास? पैमाने हैं। जो हमारा पहला पैमाना है वो है आपका मोलरता, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। दूसरा है मोलरता, तीसरा है आपका मोल अंश, जिसे आप मोल प्रभाव भी बोलते हैं, मोल अंश, और चौथा है आपका प्रतिशतता। ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे होते हैं, जैसे कि नॉर्मलता भी होती है, फिर फॉर्मलता, फिर द्रव्यमान प्रतिशतता, ऐसे बहुत सारे होते हैं आपके। द्रव्यमान प्रभाज होता है, किंतु यदि हम महत्वपूर्ण की दृष्टि से देखें तो ये आपके मोलरता, मोलंश, प्रतिशतता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिनकी अब हम क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मोलरता का क्या अर्थ होता है? मोलरता का अर्थ होता है कि यदि आप विलयन का 1 लीटर आयतन लेते हो तो उसमें विलय के मोल कितने हैं? विलय के मोलों की संख्या, उसमें विलय के मोलों की संख्या कितनी है यदि आप विलयन का 1 लीटर आयतन लेते हैं? यदि विलयन का 1 लीटर आयतन, यदि विलयन का क्या हो? 1 लीटर आयतन हो, तो उसमें विलय के मोलों की संख्या कितनी होगी, यह कौन बताएगा आपको? मोलरता बताएगा। इसे आप कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम मोलरता के सूत्र की बात करें तो वो होता है विलय के मोलों की संख्या, डिवाइड बाय विलयन का लीटर में आयतन। लीटर में। अब बात आती है क्या विलय के मोलों की संख्या का अर्थ क्या हुआ? देखिए, जो विलय के मोलों की संख्या का अर्थ होता है वो होता है जो आपके, यदि आप मोलों की संख्या निकालना चाहें तो मोलों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, जिसके भी आप मोलों की संख्या निकाल रहे हैं, आपका उसका चाहिए भार और उसका चाहिए आपको अनुभार। सपोज हम मान लेते हैं हम विलय के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं, तो आपको विलय जो भी होगा उसका भार देखना होगा और उसका अनुभार का उसमें क्या करना होगा? भाग लगाना होगा। तो आपको क्या प्राप्त होगा? विलय के मोलों की संख्या। तो यहाँ विलय के मोलों की संख्या को हम किस प्रकार से ले सकते हैं? विलय का भार अपॉन विलय का अनुभार। तो विलय का भार डिवाइड बाय विलय का अनुभार, इस प्रकार से सकते हैं, और डिवाइड बाय विलयन का लीटर में आयतन। अब यदि आपको जो आयतन दिया हो यदि मिलीलीटर में दिया हो, तब आप क्या करेंगे? आप इस जो लीटर है उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे आप इस प्रकार से लिखेंगे, विलयन का मिलीलीटर में आयतन अपॉन 1000। जो भी आपको दिया हुआ है, जो भी आपको मिलीलीटर में आयतन दिया हुआ है, उसमें यदि आप 1000 से भाग लगा देते हैं तो आपको विलयन का लीटर में आयतन क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। यदि हम इस सूत्र को और भी अच्छे से लिखना चाहें तो इस प्रकार लिखा जा सकता है इस सूत्र को। देखिए,
तो क्या आएगा 1000 विलय का विलय का गुणा क्या होगा विलय का आयतन इसमें मिलीलीटर विलय का आयतन इसे बोलेंगे विलय का आयतन इसमें मिलीलीटर विलय का आयतन इसमें मिलीलीटर। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका मोलरता का सूत्र, जो कि क्या होता है विलेय का भार गुणा 1000 अपॉन विलेय का अनुभार गुणा विलयन का आयतन, विलयन का क्या आयतन। तो यदि परीक्षा में पूछा जाता है मोलरता क्या है तो आपको क्या लिखना है, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं और ये फॉर्मूला को आपको तोड़ते हुए इस प्रकार से लिख देना है। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल प्रश्न करते हैं जिससे कि आप मोलरता का उचित प्रकार से ज्ञान ले सकें। देखिए ये है प्रश्न, प्रश्न कह रहा है 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिलीलीटर विलयन में घोला गया है, तो m अर्थात मोलरता ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम जो जो आपको दिया है उसे क्या है लिखना है, और यदि आप न्यूमेरिकल प्रश्न को हल करते हैं तो आपको यहाँ के लिखना है सॉल्यूशन लिखना है। कई बच्चे क्या लिखते हैं आंसर लिखते हैं, आंसर नहीं लिखना है। अभी आप इसे सॉल्व करेंगे पूरा, उसके बाद जो आएगा वहां आंसर लिखना है, यहाँ आपको आंसर लिखना है। यदि आप यहाँ आंसर लिखते हैं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो यहाँ आपको क्या लिखना है पहले सॉल्यूशन लिखना है। जो जो दिया है वो लिख लो। देखो जो आपका NaCl है वो कितना दिया आपको 5.85 ग्राम, जो आपका विलयन है वो कितना दिया है आपको 200 मिलीलीटर उसका आयतन। ओके तो बताइए हमने NaCl को इतने मिलीलीटर में क्या है घोला है, इतने मिलीलीटर विलयन में क्या किया है घोला है, तो जो आपका NaCl है वो क्या होगा एक प्रकार से विलय होगा। तो जो विलय की ग्राम में मात्रा क्या आ गई आपकी 5.85 ग्राम, और जो आपका विलयन है उसका आयतन कितना हो गया 200 मिलीलीटर। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका दिया है NaCl इसका क्या करेंगे अनुभार ज्ञात करेंगे, विलय का अनुभार हम क्या ज्ञात करेंगे विलय का अनुभार। तो देखिए यदि आप Na की बात करें तो उसका अनुभार कितना होता है 23, और जो आपका Cl होता है उसका अनुभार कितना होता है 35.5। तो आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा आपका यहाँ देखो तो 0.585। तो विलय का जो अनुभार है वो कितना है 58.5। अब हम मोलरता आसानी से क्या कर सकते हैं, तो जैसे क्या लिखा है मोलरता बराबर क्या होता है विलय का भार गुणा 1000 अपॉन विलय का अनुभार गुणा विलयन का आयतन मिलीलीटर में। तो यहाँ से देखिए जो आपका विलय का भार है वो कितना दिया 5.85 ग्राम, तो 5.85 गुणा 1000 जैसा का वैसा डिवाइड बाय विलय का अनुभार कितना दिया है आपको हमने खुद ही निकाला है 58.5 गुणा विलयन का आयतन मिलीलीटर में। देखिए मिलीलीटर में पूछ रहा है तो विलयन का मिलीलीटर में आयतन कितना दिया आपका 200। इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो आपका फाइनली जो होगा वो ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम 5.85 इंटू 5 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 58.5। देखिए अब हम जो है इस दशमलव चिन्ह को हटा रहे, अब इस दशमलव चिन्ह को जब हम हटाएंगे तो इसके स्थान पे 1 आ जाएगा। कितने अंक है दशमलव के बाद 2, तो यहाँ 2 0 लग जाएंगे और ये आपका हट गया। इसी प्रकार इस दशमलव को हटाएंगे तो 1 लिखेंगे, उसके बाद कितने 0 है आपके 1 ही 0 है, तो ये भी दशमलव हट गया। अब देखिए 585 से 585 कैंसिल, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या आ जाएगा, और ये 0 से ये 0 कैंसिल, और ये 5 से आपका ये 2 कैंसिल। तो आपकी मोलरता कितनी आ गई 1/2, जिसे आप 0.5 लिखते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 0.5 आपकी क्या आई है मोलरता आई है, 0.5 क्या आई आपकी मोलरता आई है। तो ये हो गया आपके प्रश्न का उत्तर। अब हम बात करेंगे मोलरता के बारे में। देखिए अब हम चर्चा कर लेते हैं मोलरता के ऊपर। सेकंड मोलरता, मोलरता क्या होती है, मोलरता का भी अर्थ होता है कि विलय के मोलों की संख्या 1000 ग्राम विलायक का, इसका 1000 ग्राम विलायक का मतलब 1000 ग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या कितनी होगी यह हमें कौन बताएगा मोलरता बताएगा। अर्थात मोलरता किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, मोलरता, मोलरता को याद रखिए हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय विलायक की
ग्राम में मात्रा इंटू 1000, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ 1000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मूललता का सूत्र। यदि आपको परीक्षा पूछ रहा है कि मूललता क्या है तो लिखिएगा 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मूललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मूललता बराबर विलेय के मोल गुणा 1000 अपॉन विलायक की ग्राम में मात्रा। विलेय के मोल को हम कैसे लिख सकते हैं, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की क्या ग्राम मात्रा गुणा 1000 जैसा का वैसा डिवाइड बाय यहाँ क्या हो जाएगा विलेय का अनुभार, जो भी आपका विलेय का अनुभार दिया होगा, विलेय का अनुभार गुणा विलायक की, वहां था विलियन का लीटर में आयतन, यहाँ क्या है विलायक की ग्राम मात्रा। तो ये हो जाएगा आपका किसका सूत्र, मूललता का सूत्र। अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए यह है आपके सामने एक न्यूमेरिकल, इसे हम क्या करेंगे सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है सॉल्यूशन स्टार्टर। देखिए आपको H2O की कितनी मात्रा दी है पहले वो लिखना है। H2O की जो मात्रा है वो कितनी दी है आपको 500 ग्राम, और जो आपका NaOH की मात्रा है वो कितनी दी है आपको 4 ग्राम। अब आपको यहाँ ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में विलेय कौन है विलायक कौन है। देखिए जो आपका विलायक होता है वो अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो बताइए 500 ग्राम अधिक है 4 ग्राम, ऑब्वियसली बात है 500 ग्राम अधिक है। या फिर इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो आपका H2O है वो क्या सार्वत्रिक विलायक है, तो आपका जो H2O होगा वो क्या होगा विलायक, और जो आपका NaOH होगा जो कि कम मात्रा में उपस्थित है वो क्या हो जाएगा आपका विलेय। तो हमें इसकी क्या ज्ञात करना है, मूललता ज्ञात करना है। तो पहले तो मूललता का सूत्र लिखिए, क्या होता है आपका, बिल्कुल ये होता है। तो अब देखिए यहाँ आपका विलेय क्या है NaOH, तो उसका भार दिया आपको, बिल्कुल दिया है, कितना दिया है 4 ग्राम। जो आपका 1000 तो जैसा का वैसा 1000। विलेय का अनुभार, विलेय क्या है आपका NaOH, इसका अनुभार निकालेंगे हम। देखिए किस प्रकार से निकलेगा NaOH, NaOH में Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो फाइनली उत्तर कितना आ जाएगा हमारा 40। तो यहाँ लिख लेते हैं विलेय का अनुभार 40 गुणा विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी है आपकी 500 दी हुई है। तो इस प्रकार से हमने क्या किए, जो जो मान दिए हुए थे उन्हें क्या कर लिया हमने रख लिए। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, कैंसिल हो जाएगा 0 से 0, ये वाला 0 से 0, 4 से 4 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 1/5। आपका उत्तर कितना आ जाएगा 1/5, अर्थात जो आपकी मूललता है, सॉरी मूललता है वो कितनी आई आपकी 1/5 आई है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे पद की, जिस तीसरे पद का नाम है मोल अंश। अब हम बात कर लेते हैं विलयन की सांद्रता को मापने के तीसरे पद जिसका नाम है मोल अंश, जिसका नाम क्या है आपका मोल अंश। इसे कई लोग मोल प्रभाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल प्रभाज भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है कि विलयन में, ये माना क्या है आपका विलयन है, ये क्या है आपका विलयन है, और इस विलयन में क्या मिला हुआ है आपका विलायक मिला हुआ है। इसमें क्या मिला हुआ है विलायक मिला हुआ है, मतलब विलायक है, और हमने बाहर से क्या मिला है, इसमें हमने बाहर से क्या मिला है विलेय मिला है। क्या मिला है विलेय मिला है, और उस जो विलेय को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर देते हैं, जो हमने विलेय मिलाया है, ये हमने विलेय मिलाया है। तो हमें पूछेगा कि बताइए विलेय का मोल अंश कितना है, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, जो मोल अंश होता है या तो आपका विलेय का होता है, विलेय का मोल अंश भी होता है और विलायक का भी होता है। यदि हमें विलेय का मोल अंश लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय विलेय प्लस विलायक की मोलों की संख्या। तो इस प्रकार से आप विलेय का मोल अंश निकाल सकते हैं। यदि आपको विलायक का मोल अंश निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे आप विलायक का मोल अंश, इसे मोल प्रभाज भी कहते हैं। वो किस प्रकार से निकालेंगे आप विलायक के मोल
डिवाइड बाय विलेय प्लस विलायक के मोल, दोनों के मोल को आप जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे के मोल। तो ये होता है आपका विलेय का मोल प्रभार, इस प्रकार से निकालते हैं। विलायक का मोल प्रभार इस प्रकार से निकाला जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? मूल प्रभार भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मूल प्रभार भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं? मूल अंश निकालते हैं। ओके, जो आपका मोल अंश है उसको हम साधारणतः एक्स से प्रदर्शित कर सकते हैं, या बहुत प्रकार से रहता है, उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि हम विलेय का मोल प्रभार ज्ञात कर सकते हैं तो आप यहाँ विलेय लिख दीजिए, यदि हम विलायक का ज्ञात करें तो यहाँ विलायक लिख दीजिए, और इस प्रकार से आप प्रदर्शित कर सकते हैं मूल अंश को। अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रश्न देखेंगे। यह दिया हुआ है आपको एक प्रमुख प्रश्न। प्रश्न ये कहता है कि 90 ग्राम H2O में 4 ग्राम NaOH घुला है, तो आपका NaOH का भी मोल अंश निकालना है और H2O का भी मोल अंश निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए, जो आपका NaOH है वो क्या होगा? विलेय होगा, क्योंकि कम मात्रा में उपस्थित है, और जो H2O होगा वो अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो क्या होगा? विलायक हो जाएगा। तो हमें यहाँ H2O का भी मोल प्रभार निकालना है। H2O का मोल अंश या मोल प्रभार के बाद दी गई है मोल अंश, वो कितना हो जाएगा आपका? इस प्रकार से क्या निकलेंगे आपके? H2O का क्या निकलेगा? मोल अंश निकलेगा। अब H2O के हमें मोल निकालना है, तो हम किस प्रकार से निकाले? हमने एक फॉर्मूला पढ़े हैं। मोल यदि निकालना है या मोलों की संख्या निकालना है तो उसका क्या मतलब होता है? भार डिवाइड बाय अनुभार, यही होता है इसका मतलब मोल का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2O का भार जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिवाइड बाय H2O का अनुभार। उसी प्रकार से यहाँ भी होगा आपका NaOH का मूल निकालना है तो NaOH का भार डिवाइड बाय NaOH अनुभार, धन H2O का भार डिवाइड बाय H2O अनुभार। ये होता है। अब जो आपका H2O है उसका भार कितना दिया है? 90। तो यहाँ लिख लेते हैं आपका 90 डिवाइड बाय H2O का अनुभार कितना होता है? यदि निकाले तो H2O हाइड्रोजन का 2 और ये 16, तो कितना हो गया? 18। तो H2O का अनुभार कितना होता है? 18। जो आपका NaOH का भार है वो कितना दिया है आपको? 4 ग्राम लिख लिए। NaOH का अनुभार कितना होता है? ये भी हम निकाला था, कितना होता है? 40 होता है, पिछले क्वेश्चन में निकाला था, कितना होता है? 40। धन H2O का भार कितना होता है? 90, सॉरी भार मतलब कि जो दिया है आपको 90, और होता कितना H2O का अनुभार? होता है 18। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए 18 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 5 डिवाइड बाय ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा? 1/10। देखिए 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, प्लस 18 5 90। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5/1/10 क्या होता है आपको? 0.1 प्लस 5, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/5.1, जिसे आप क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे, जिसे आप क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 0.981। आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 0.981। जैसे आप 5/5.1 को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 5/5.1 को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया आपका H2O का मोल अंश। अब हम निकाल लेते हैं आपका NaOH के मोल। NaOH का मोल प्रभार, सॉरी NaOH का मोल प्रभार या जिसे मोल अंश भी कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा NaOH के मोल डिवाइड बाय NaOH के मोल धन H2O के मोल। NaOH के मोल लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे हम? NaOH का भार डिवाइड बाय NaOH का अनुभार डिवाइड बाय NaOH के मोल को किस प्रकार लिखेंगे? NaOH भार डिवाइड बाय NaOH अनुभार प्लस H2O का लिखेंगे तो H2O भार, H2O के मोल को इस प्रकार तोड़ेंगे H2O का अनुभार। अब यहाँ देखिए जो आपका NaOH का भार है वो कितना दिया है आपको क्वेश्चन में? 4 ग्राम। तो क्या 4 डिवाइड बाय NaOH का भार कितना होता है? 40।
डिवाइड बाय NaOH का भार कितना होता है 4 डिवाइड बाय 40 अणुभार 40 होता है और H2O का भार कितना होता है आपका कितना दिया हुआ है सॉरी कितना दिया 90 ग्राम और इसका अणुभार कितना होता है आपका 18। इसे सॉल्व कर लेते हैं क्या हो जाएगा 1.1/10 यदि हम देखें तो 4 1 4 4 10 40 ये भी हो जाएगा 1/10 और ये कितना हो जाएगा 5 ये कितना हो जाएगा 5 तो ये क्या हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाय 5.1 जिसे आप क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे इधर सॉल्व पहले दशमलव का हटा लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 ये दशमलव का 1 तो इसके बाद एक ही शून्य है इसके बाद दशमलव का 1 और इसके बाद एक ही शून्य है 0 तो 10 से 10 कैंसिल तो आपका क्या हो जाएगा 1/51 जिसे आप क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे और जैसे ही इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो उत्तर आएगा वो होगा आपका 0.019 तो ये आ जाएगा आपका NaOH का मोल अंश। सदैव याद रखिएगा बच्चे अक्सर मोल अंश और जो मोल होते हैं या मोलों की संख्या होती है उसे बराबर मान लेते हैं जबकि ऐसा नहीं है। मोल बराबर होता है भार अपन अणुभार जबकि मोल अंश का मतलब होता है ये। ओके अब हम बात कर लेते हैं चौथे पद प्रतिशतता के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं चौथे पद विलयन की सांद्रता को मापने वाला वो है प्रतिशतता के बारे में। प्रतिशतता देखिए प्रतिशतता का अर्थ होता है कि यदि आप विलयन का 100 ग्राम लेते हैं या 100 मिलीलीटर लेते हैं तो उसमें विलेय कितना उपस्थित है यह आपको कौन बताता है प्रतिशतता बताता है अर्थात विलयन के 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है प्रतिशतता कहलाती है। अब यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है भारानुसार प्रतिशतता दूसरी होती है आपकी आयतानुसार प्रतिशतता आयतन अनुसार प्रतिशतता और तीसरी होती है आपकी भार आयतानुसार प्रतिशतता आयतानुसार प्रतिशतता। तो ये 3 प्रकार की प्रतिशतता होती है जिनसे कि आपको साधारणतः प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम भारानुसार प्रतिशतता को पढ़ेंगे फिर आयतानुसार और फिर भार आयतानुसार प्रतिशतता को पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं भारानुसार प्रतिशतता से। भारानुसार प्रतिशतता का अर्थ होता है कि यदि आप विलयन का कितना ग्राम लेते हैं 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपका विलेय की ग्राम में विलेय का भार कितना होगा। मतलब यदि आप विलयन का 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें विलयन का भार क्या होगा। इसका एक फॉर्मूला भी होता है भारानुसार प्रतिशतता का। भारानुसार प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का भार अपॉन विलयन का भार गुणा 100। ये होता है आपका भारानुसार प्रतिशतता। भारानुसार प्रतिशतता का फॉर्मूला क्या होता है विलेय का भार डिवाइड बाय विलयन का भार गुणा 100। फिर हम बात करते हैं आयतन अनुसार प्रतिशतता। आयतनानुसार प्रतिशतता के बारे में वो क्या होता है यदि आप विलयन का 100 मिलीलीटर आयतन लेते हैं 100 मिलीलीटर आयतन लेते हैं तो उसमें विलेय का आयतन कितना है ये कौन बताता है आपको आयतनानुसार प्रतिशतता बताता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है लिख लेते हैं आयतनानुसार प्रतिशतता। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन गुणा 100। ये होता है आपका आयतनानुसार प्रतिशतता। अब हम बात कर लेते हैं भार आयतनानुसार प्रतिशतता के बारे में। भार आयतनानुसार प्रतिशतता के बारे में देखिए ये क्या होता है कि यदि आप विलयन का 100 मिलीलीटर क्या लेते हैं आयतन लेते हैं तो उसमें विलेय का भार कितना है
तो भार आयतन अनुसार प्रतिशत का क्या क्या अर्थ होता है कि यदि आप विलयन का 100 मिलीलीटर आयतन लेते हैं तो आपको विलेय का क्या भार प्राप्त होगा, ये होता है भार आयतन अनुसार प्रतिशतता। यदि हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो वो क्या होता है आपका विलेय का भार अपॉन विलयन का आयतन, वो भी मिलीलीटर में लेना है, विलयन का आयतन गुणा क्या हो जाएगा आपका 100। तो ये होता है आपका भार आयतन अनुसार प्रतिशतता। अब प्रतिशतता पर हम आधारित एक महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जिससे आपको प्रतिशतता का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। यह है आपका प्रतिशतता के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि 4 ग्राम H2SO4 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है तो आपको H2SO4 की प्रतिशतता निकालना है। अब आपको ये नहीं पूछेगा सीधे कि आपको भार अनुसार प्रतिशतता निकालो H2SO4 की या आयतन अनुसार प्रतिशतता निकालो या भार आयतन अनुसार प्रतिशतता। आपको स्वयं ही थोड़ा तर्क लगा के प्रतिशतता का उस फॉर्मूले को यूज करना जो कि यहाँ प्रयोग होगा। तो सर्वप्रथम क्या लिखते हैं सॉल्यूशन, तो भी आंसर ना लिखिएगा यहाँ। जो आपका H2SO4 है बताइए वो क्या होगा। ऑब्वियसली बात है ये क्या है, कम मात्रा में उपस्थित है तो ये आपका क्या होगा विलेय होगा। तो H2SO4 की मात्रा कितनी दी है 4 ग्राम, जो कि क्या है आपका विलेय है। जो विलयन का आयतन दिया है, विलयन का क्या दिया है आयतन दिया है, तो वो कितना दिया 1000 मिलीलीटर, वो कितना दिया आपका 1000 मिलीलीटर। अब आपको H2SO4 की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो देखिए ऐसी कौन सी प्रतिशतता है जिसमें भार और आयतन का संबंध होता है, तो वो है भार आयतन अनुसार प्रतिशतता। भार आयतनानुसार प्रतिशतता क्या हो जाएगी, भार आयतनानुसार प्रतिशतता है H2SO4 की भार आयतनानुसार प्रतिशतता क्या होता है विलेय का भार, विलेय का भार कितना है 4 ग्राम डिवाइड बाय विलयन का आयतन जो कि कितना है 1000 गुणा यहाँ कितना हो जाएगा 100। तो इसे 100 कर लीजिए, आपका H2SO4 का प्रतिशतता निकल जाएगी। तो 1000 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटे तो 2 दूनी 4 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा 2/5। इसे यदि हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 0.4, यानी कि आपकी H2SO4 की जो प्रतिशत है वो कितनी हो जाएगी 0.4% हो जाएगी। आपको पहचानते आना चाहिए कि हमें प्रतिशतता पूछा है कौन सी पूछा है, उससे सीधे आपको नाम देगा कि भार अनुसार प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, आयतन अनुसार प्रतिशतता ज्ञात कीजिए या भार आयतन अनुसार प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। आपको स्वयं में क्या करना है तर्क लगा के उस फॉर्मूले को सोचना कि नहीं ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं सांद्रता ज्ञात करने के 5वें पद के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं विलयन की सांद्रता को मापने के 5वें पद नॉर्मलता के बारे में। इसके बारे में नॉर्मलता के बारे में, तो देखिए नॉर्मलता वास्तव में होती क्या है। नॉर्मलता का अर्थ होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या। विलेय के तुल्यांक कितने हैं, विलेय के तुल्यांक कितने हैं यदि आपका जो विलयन है उसका जो आयतन है वो कितना हो 1 लीटर हो। यदि आपके विलयन का जो आयतन है वो कितना है 1 लीटर आयतन है तो उसमें विलेय के तुल्यांक कितने हैं ये कौन बताता है, हमें नॉर्मलता बताती है। नॉर्मलता को किससे प्रदर्शित किया जाता है एन से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ से नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होगा, जो आपकी नॉर्मलता होती है वो होती है आपकी विलेय के तुल्यांक डिवाइड बाय विलयन का आयतन। ये होता है विलयन का क्या हो जाएगा आयतन, वो भी लीटर में। अब तुल्यांक का अर्थ क्या होता है ये समझने का प्रयास कीजिए। देखिए तुल्यांक का एक फॉर्मूला होता है ग्राम में मात्रा, जिसका भी आप निकाल रहे हैं। मान लो विलेय का तुल्यांक निकाले तो विलेय की ग्राम में मात्रा डिवाइड बाय विलेय का क्या आ जाएगा तुल्यांक की भार आ जाएगा। विलेय का क्या आ जाएगा तुल्यांक की भार आ जाएगा। ओके, तो हम इस विलेय के तुल्यांक को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, विलेय की मात्रा डिवाइड बाय विलेय का तुल्यांक की भार क्या हो जाएगा, विलेय का तुल्यांक की भार गुणा ये जो आपका विलयन दिया हुआ है, यदि हम मिलीलीटर में दिया हो तो विलयन का आयतन यदि किसमें दिया हो मिलीलीटर में दिया हो, किसमें दिया हो मिलीलीटर में दिया हो, तो ऊपर किसका गुणा लगा देंगे 1000 गुणा निकल जाए लगा देंगे। तो एन का मान क्या हो जाएगा विलेय की मात्रा गुणा 1000 और विलेय का तुल्यांक की भार
गुणा विलयन का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। यदि आपको प्रश्न पूछा जाता है नॉर्मलता क्या है, तो नॉर्मलता क्या होती है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं और n का फॉर्मूला लिख देंगे ये वाला, और आपका तुल्यांक बराबर क्या होता है, ग्राम मात्रा डिवाइड बाय तुल्यांकी भार। अब हम इस पर एक आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यह है आपका प्रश्न, NaOH का यदि 1 लीटर विलयन में 5 ग्राम NaOH घुला हो, कितना घुला हो, 5 ग्राम NaOH घुला हो, तो विलयन का क्या निकालना है, हमें नॉर्मलता निकालनी है। तो हमें जो जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। पहले सॉल्यूशन से शुरुआत करेंगे, तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा आपका, जो आपका विलयन है उसका आयतन कितना दिया है, विलयन का आयतन कितना दिया है आपको, 1 लीटर। इसे यदि हम कन्वर्ट करें मिलीलीटर में, तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर। जो आपका NaOH की मात्रा दी है, जो कि क्या है, विलेय है, जो कि विलेय है, वो कितना दिया है आपको, 5 ग्राम। तो NaOH का विलयन है, NaOH का विलयन है, उसमें 5 ग्राम NaOH घुला है। तो कौन घुला है, NaOH, तो वो क्या हो जाएगा आपका विलय हो जाएगा। और विलयन तो आपका NaOH का विलयन है, वो शायद NaOH जो विलयन बना हुआ इस प्रकार से बना हुआ कि NaOH प्लस जल, तो आपको बना NaOH का विलयन, तो उसका आयतन कितना दिया है, 1000 मिलीलीटर दिया हुआ है। अब हमें नॉर्मलता निकालने के लिए हम पहले विलय का तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। विलय का क्या निकाल लेते हैं, तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। विलय का क्या निकाल लेते हैं, तुल्यांकी भार। विलय का तुल्यांकी भार का मतलब है कि जो आपका NaOH है उसका में क्या निकालना है, अनुभार निकालना है। उसमें क्या निकालना है, उसका में क्या निकालना है आपको, अनुभार निकालना है। तो NaOH का अनुभार कितना होता है, 40 होता है। और जो आपका तुल्यांकी भार है वो किस प्रकार निकाला जाता है, जो हमें यदि विलय का तुल्यांकी भार निकालना है हमें, तो हमें क्या लिखना होगा, विलय का, इसका भी फॉर्मूला विलय का तुल्यांकी भार का, विलय का अनुभार डिवाइड बाय जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या है, जिसके जितने उसमें धनावेश है या ऋणावेश है। तो देखिए जो आपका NaOH है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से थी, Na के ऊपर प्लस और OH के ऊपर माइनस। तो बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने स्थानांतरित हुए, पहले जो आपका NH हुआ वो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो आपका OH को मिला के है उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, मान लेते हैं इसमें भी आपके जो इलेक्ट्रॉन रहे होंगे वो रहे होंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास इन दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही होगी, तो इन्होंने Na से क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इनके ऊपर आ गया माइनस और इनके ऊपर आ गया प्लस। तो देखिए इस स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 1। NaOH में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है। विलय का अनुभार कितना है, विलय क्या है आपका, यदि हम देखें तो आपको विलय क्या है, NaOH, तो NaOH का क्या हो जाएगा, अनुभार। तो यहाँ से देखिए आपका NaOH का अनुभार कितना होता है, आपका जो NaOH का अनुभार होता है वो होता है आपका 40। तो ऐसे आपका तुल्यांकी भार निकल के क्या आ गया, 40 आ गया। अब हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मलता। नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है आपका, विलय का भार जो कि कितना दिया है आपको, 5 ग्राम गुणा 1000 डिवाइड बाय विलय का तुल्यांकी भार होता है जो कितना दिया है, 40 गुणा, अब हमें क्या देखना है, विलयन का मिलीलीटर में आयतन वो कितना होता है, 1000। तो ये 0 से ये सभी 0 कैंसिल और 5 8 40। तो आपकी जो नॉर्मलता होगी वो कितनी आ गई, 1/8। अब हम बात कर लेते हैं विलयन की सांद्रता को मापने के अंतिम पद के बारे में, जो कि होती है फॉर्मूला। तो हम बात कर लेते हैं अंतिम पद विलयन की सांद्रता को मापने का, जो कि है फॉर्मूला, जो कि क्या है आपका फॉर्मूला, जो कि क्या है आपका फॉर्मूला। और जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है, विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या। जो भी विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान रहता है उसकी संख्या, लेकिन उसके लिए एक आवश्यक शर्त होती है कि जो आपका विलयन का आयतन लीटर में दिया हो, विलयन का लीटर में आयतन, या मिलीलीटर में ले सकते हैं, विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का इसमें आयतन लीटर में या मिलीलीटर में आयतन। तो फॉर्मूला क्या होती है जिसे मैथ से प्रदर्शित करते हैं, फॉर्मूला का अर्थ होता है यदि विलयन का लीटर में आयतन दिया हो तो उस विलयन में विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या कितनी है, ये कौन बताता है, हमें फॉर्मूला बताता है। तो यहाँ से फॉर्मूला का सूत्र क्या आ जाएगा, आपका जो फॉर्मूला का सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, ग्राम सूत्र द्रव्यमान
डिवाइड बाय विलियन का लीटर में आयतन। क्या हो जाएगा ये? विलियन का लीटर में आयतन हो जाएगा आपका क्या? विलियन का लीटर में आयतन। अब बात आती है ग्राम सूत्र द्रव्यमान का अर्थ क्या होता है आपका? किसका? ग्राम सूत्र द्रव्यमान का अर्थ क्या होता है? तो ग्राम सूत्र द्रव्यमान का अर्थ होता है आपका, ग्राम सूत्र द्रव्यमान का जो फॉर्मूला होता है वो आपको अच्छे से याद रखना है। वो होता है विलेय की ग्राम में मात्रा, माना विलेय का निकालें, विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, तो विलेय ग्राम मात्रा जो भी उसकी ग्राम में मात्रा दी होगी जिसे हम भार भी कहते हैं, डिवाइड बाय आपका विलेय का ग्राम सूत्र, विलेय का जो भी आपका अणुभार है, एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान वो भी क्या? अणुभार। मतलब विलेय का क्या लिखना है आपको? अणुभार लिखना है। तो विलेय का, विलेय की ग्राम में मात्रा डिवाइड बाय विलेय का अणुभार वो क्या हो जाएगा आपका? विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान। तो इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, विलेय का भार डिवाइड बाय विलेय का अणुभार विलियन का आयतन। यदि यह मिलीलीटर में दिया हो तो ऊपर क्या लगा देंगे? 1000। विलियन का आयतन यदि मिलीलीटर में हो तो ऊपर क्या लगा देंगे हम? 1000। तो ये हो जाता है आपका फॉर्मूला का फॉर्मूला। यदि आपको पूछा जाता है परीक्षण की फॉर्मूला क्या है तो क्या होगी? इसे विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान संख्या इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं और ये वाला सूत्र आप लिख देंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। यह दिया है आपको प्रश्न कि यदि 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिलीलीटर विलियन में घोला गया है तो उसकी फॉर्मूला में ज्ञात करनी। तो देखिए सॉल्यूशन से पहले सॉल्यूशन लिखिए, इसे सॉल्व कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है आपका? NaCl दिया हुआ है, कितनी मात्रा दी हुई है इसकी? 5.85 ग्राम। देखिए जो NaCl है उसे आपने विलियन में घोला है, जिस को घोला है वो क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। तो आपका विलेय क्या हो गया? NaCl हो गया। कितने आयतन में घोले हमने विलियन के? विलियन आयतन कितना हो गया? कितना दिया प्रश्न में? 500 मिलीलीटर, सॉरी 200 मिलीलीटर। जो क्वेश्चन में दिया उसे लिखना है, जो ज्ञात करना है उसका सूत्र लिखना है, उसके अनुसार कर देना है। अब हमें निकालना होगा NaCl का भार दिया है, NaCl का अणुभार। NaCl का अणुभार आप सभी जानते हैं वो कितना होता है? पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, शायद प्रश्न नंबर पहला था इसमें निकाले थे 58.5। अब यदि हम फॉर्मूला निकालें तो फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है? विलेय की मात्रा जो कि कितनी दी है आपको? 5.85 गुणा 1000। यदि आपका विलेय मिलीलीटर में दिया है, जो कि दिया हुआ है मिलीलीटर 200 मिलीलीटर। फिर विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार कितना दिया है आपको? विलेय का NaCl उसका अणुभार कितना दिया है? 58.5। कितना दिया है? 58.5 गुणा विलियन का आयतन जो कितना है? 200। 2 पंचे 10, क्या हो जाएगा आपका? 5.85 गुणा 5 अपॉन 58.5। ओके। अब इस दशमलव को हमें हटाना है तो एक लिख देते हैं। ये दशमलव हट गया। कितने जीरो थे दशमलव बाद? 1 जीरो थे। अब इस दशमलव को हटाएंगे तो 1 लिख देंगे तो दशमलव हट गया। इस दशमलव के बाद कितने शून्य है? 2 शून्य है तो लिख दिए। एक से ये कैंसिल, 5 दूनी 10, इससे ये कैंसिल, तो आपकी फॉर्मूला कितनी निकल गई? 1/2। तो आपकी फॉर्मूला कितनी निकल गई? 1/2। तो हमने जाना विलियन की सांद्रता को यदि मापना है तो उसके 6 पदों के बारे में जाना, उनके फॉर्मूलों के, उनके प्रतीक के, उनकी परिभाषा के, और उन सभी पर आधारित एक एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो है हेनरी का नियम। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हेनरी के नियम के बारे में। किस नियम के बारे में? हेनरी का नियम। देखिए ये नियम वास्तव में कहता क्या है? यह नियम यह कहता है, इस नियम के लिए एक शर्त है कि आपका जो ताप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। अर्थात आपका जो ताप होना चाहिए वो नियत होना चाहिए। नियत ताप का अर्थ है कि यदि ताप यदि 25 डिग्री सेल्सियस है तो वह 25 डिग्री सेल्सियस ही बना रहे। ऐसा नहीं कि 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस हो जाए, नहीं। इस नियम को यदि लागू करना है तो आपको जो ताप है वो कैसा रखना होगा? स्थिर रखना होगा। तो हेनरी का नियम जब स्थिर ताप होता है तभी क्या होता है? लागू होता है। अब हेनरी का नियम यह कहता है कि किसी गैस की, जो आपकी जो भी गैस होती है जैसे कि H2 गैस, O2 गैस, उसकी द्रव में विलेयता, द्रव अर्थात पानी,
द्रव मतलब कि कोई भी तरल पदार्थ द्रव में विलेयता उस गैस पर आरोपित या जिसे लगने वाला आरोपित दाब के समानुपाती होती है। कैसी होती है? समानुपाती होती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि आपका ताप नियत है तो यदि आप किसी गैस को किसी द्रव में मिलाते हैं तो कितना मिलेगी? वो उतना ही मिलेगी जितना कि आप उस पर दाब आरोपित करोगे। माना यह आपका एक कुछ इस प्रकार का क्या है, आपका पात्र है। इस प्रकार का क्या है, आपका पात्र है और इस पात्र में क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। इस पात्र में क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। अब इसमें गैस क्या होना चाहती है? मिलनी चाहती है। क्या दिख रहा है आपको? गैस है। ये जो है किसके कारण है? गैस के अणु है। अब जो है ये गैस के अणु इस द्रव में मिलना चाहते हैं तो और हम मान लेते हैं ये क्या है? आपका पिस्टन है। इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? ऐसा पिस्टन लगा दिया आपका, जिससे कि हम इस पर क्या करेंगे? दाब आरोपित करेंगे। अब इस पिस्टन के द्वारा हम जितना अधिक दाब लगाएंगे उतनी ही गैस क्या होगी? द्रव में। ये क्या एक प्रकार का द्रव, और यदि गैस इस द्रव में मिलेगी तो उसे क्या बोलेंगे? गैस की द्रव में विलेयता। तो वो किसके समानुपाती होगी? इस दाब के। इन गैसों के अणु पर जितना अधिक दाब लगेगा उतना ही अधिक ये गैस इस द्रव में क्या होगी? विलेय होगी अर्थात घुलेगी। तो समझ आया कि किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस पर आरोपित, इस गैस पर जितना भी आरोपित दाब होगा उसकी क्या होगी? समानुपाती। अर्थात ये दाब बहुत अधिक है तो इस गैस की द्रव में विलेयता भी बहुत अधिक होगी, और यदि दाब बहुत कम है तो गैस की द्रव में विलेयता भी बहुत कम होगी। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। अर्थात P का मतलब क्या हुआ यहाँ? दाब, और M का मतलब क्या हुआ? गैस की मात्रा। अर्थात क्या मतलब हुआ कि हम दाब जितना अधिक लगाएंगे गैस पर, गैस की मात्रा उतनी ही आपके द्रव में बढ़ती जाएगी। ऑब्वियसली बात है, यदि हम दाब ज्यादा लगाएं तो एक गैस है जो यहाँ है, दाब लगाने पर यहाँ जाएगी, मतलब कि घुल गई। मतलब कि गैस की मात्रा द्रव में क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। गैस की मात्रा क्या होगी? बढ़ते जाएगी। तो किसके समानुपाती? दाब के समानुपाती। अर्थात यहाँ से लिख सकते हैं हम गैस की मात्रा समानुपाती होती है दाब की। अब आप सभी जानते हैं जब भी समानुपातिकता का, इसे अंग्रेजी में प्रोपोर्शनल कहते हैं, जब भी समानुपातिकता का चिन्ह आता है तो एक नियतांक आता है। उस नियतांक को मान लीजिए KH है और ये P जैसा का वैसा, तो इस KH को क्या कहा जाता है? आपका हेनरी स्थिरांक। क्या कहा जाता है? हेनरी स्थिरांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे हेनरी स्थिरांक कहा जाता है। तो यही है आपका क्या? आपका हेनरी का नियम। अब ये जो आपका हेनरी का नियम है ये कई बार मोलों के संदर्भ में भी पूछ लिया जाता है, तो अब हम वही देखेंगे। यदि हम मोलों के संदर्भ में भी देखें तो हेनरी का नियम यही कहता है कि किसी विलयन में कोई भी गैस का जो मोल अंश है, गैस का मोल अंश गैस के दाब के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती है, जिसे हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती भी कहा जाता है। समानुपाती होता है। अर्थात जैसे कि ये मान लेते हैं यह क्या है? आपका एक प्रकार से क्या आपका विलयन है और इसमें क्या भरा हुआ है? आपका जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? आपका जल भरा हुआ है। तो इसमें माना और इसके ऊपर यहाँ क्या है? गैस है। गैस कैसे हुई है? रखी हुई है, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? पिस्टन लगा हुआ है। तो मोल अंश का अर्थ आप सभी जानते हैं, हमने कुछ देर पहले बात की है कि मोल अंश क्या हम किस प्रकार से निकालते हैं? जो भी कोई भी एक अवयव रहता है विलयन का, उसके मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, इसी प्रकार से निकालते हैं मोल अंश। लेकिन मोल अंश का दूसरा अर्थ यह होता है कि जो भी आपका पदार्थ है वो कितना घुला हुआ है। मोल अंश का दूसरा अर्थ क्या होता है कि आपका पदार्थ कितना घुला हुआ है। गैस का मोल अंश का अर्थ क्या हो जाएगा? गैस के मोल अंश का अर्थ हो जाएगा कि आपकी गैस इस विलयन में कितनी घुली हुई है। ये किसके समानुपाती होगी? दाब के समानुपाती होगी। ऑब्वियसली बात है, ये इस गैस का मोल अंश, अर्थात ये गैस इस विलयन में उतना ही घुलेगी जितना कि हम इस पर दाब आरोपित करेंगे। यदि ज्यादा दाब आरोपित करेंगे तो मोल अंश ज्यादा अर्थात यह ज्यादा घुलेगी। मोल अंश का अर्थ यही होता है कि जो भी आपकी गैस है वो कितनी घुली हुई है आपके विलयन में। तो किसी विलयन में गैस का मोल अंश
उस गैस पर आरोपित दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है, ये मोल अंश के रूप में है। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं कि इसे यदि हम मान ले आपके गैस का मोल अंश x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्थिरांक kh इंटू p, जहां kh क्या होगा, हेनरी स्थिरांक, जहां kh क्या होगा आपका हेनरी स्थिरांक, और p का अर्थ आप सभी जानते हैं क्या होगा, दाब होगा, और इस x का अर्थ क्या होगा, गैस का मोल अंश। यदि आपको मोल अंश के संदर्भ में पूछता है तो यही लिखना है कि स्थिर ताप, हमेशा याद रखिएगा, स्थिर ताप आपको अवश्य लिखना है। स्थिर ताप पर किसी विलयन में गैस का मोल अंश गैस के दाब के समानुपाती होता है, जहां गैस के मोल अंश का अर्थ होता है गैस विलयन में कितना घुला हुआ है। तो इस हिसाब से हमने ये बना लिए, और ये आपका क्या बन गया, समीकरण बन गया। तो ये है आपका हेनरी का नियम मोलों के संदर्भ में। अब हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं भी है, हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं भी है कि यह जो आपका नियम है, हेनरी के नियम की सीमाएं, अब हम क्या देखेंगे, हेनरी के नियम की सीमाएं। पहली सीमाएं वो यह कहती है कि जो आपका द्रव है, द्रव में गैस को अधिक नहीं मिलना चाहिए, द्रव में गैस कम विलेय होना चाहिए, अर्थात कम मिलनी चाहिए, कम विलेय होना चाहिए। अर्थात जो आपका द्रव है, जैसे कि द्रव है तो इसमें ऐसा नहीं कि गैस पूरी की पूरी मिल जाना चाहिए, यदि पूरी की पूरी मिल गई तो यह हेनरी का नियम लागू नहीं होगा, लेकिन यदि कम मिलेगी तो हेनरी का नियम क्या होगा, लागू होगा। तो द्रव में गैस का कम विलेय होना चाहिए, या द्रव में गैस को कम विलेय होना चाहिए। दूसरा, जो आपका दाब है वो निम्न होना चाहिए, दाब एकदम निम्न होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं लेकिन निम्न होना चाहिए। और जो ताप है वो उच्च होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। अर्थात दाब अधिक है और ताप आपका निम्न है तो हेनरी का नियम लागू नहीं होगा, किंतु यदि दाब निम्न है और ताप उच्च है तो हेनरी का नियम लागू होगा। तीसरा है कि हमेशा याद रखना कि ये जो गैस है, इसको जो भी आपका विलायक, जैसे कि यहाँ जल है उसको, तो यहाँ जो गैस है उसे विलायक के साथ क्रिया करके कोई भी यौगिक नहीं बनाना चाहिए। मान लेते हैं जो गैस है वो कौन सी, H2 है, और ये विलायक आपका H2 है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका H2 है वो H2O के साथ अभिक्रिया करके कोई नया यौगिक बना ले, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा होता है, और यदि क्या होता है, ऐसा होता है तो हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। हेनरी का नियम केवल तभी लागू होगा जब गैस आपके विलायक के साथ कोई भी क्रिया न करे। तो ये थी हेनरी के नियम की तीन प्रमुख सीमाएं कि द्रव में गैस को कम विलेय होना चाहिए, दाब निम्न और ताप उच्च होना चाहिए, और आपकी गैस को विलायक के साथ मिलकर कोई भी यौगिक नहीं बनाना चाहिए। हेनरी के नियम के अब हम अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। अनुप्रयोग हेनरी के नियम के, अनुप्रयोग नंबर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। पहला, जब आप शीतल पेय पदार्थ पीते, अर्थात जो ठंडे पदार्थ रहते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे पिए होंगे स्प्राइट, इन सभी स्प्राइट जैसे जितने भी आपके पदार्थ होते हैं उनमें क्या मिली रहती है, CO2 गैस मिली रहती है। क्या मिली रहती है, CO2 गैस मिली रहती है। अब हेनरी के नियम से जानते हैं CO2 क्या एक प्रकार की गैस है। अब यदि इस गैस को हमें, ये जो गैस है आपकी CO2, इसे यदि हमें जो भी आपका शीतल पेय पदार्थ है जैसे कि स्प्राइट हो गया और भी इसी प्रकार के अन्य पदार्थ है, यदि उनमें ज्यादा धोना है तो इस CO2 पर हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा दाब क्या करना पड़ेगा, आरोपित करना पड़ेगा। कैसा, अधिक दाब क्या करना पड़ेगा, हमें आरोपित करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा यह देखना कि जो आपकी स्प्राइट जैसे जितने भी बोतलें होती है या आप शीतल पेय पदार्थ देख ले, उनमें उन्हें अधिक दाब पर क्या किया जाता है, बंद किया जाता है, ताकि जो आपकी CO2 रहे, ताकि जो CO2 रहे वो आपकी शीतल पेय पदार्थ में अच्छे से घुल सके। तो इसका पहला अनुप्रयोग क्या है, कार्बोनेटेड शीतल पेय पदार्थों में। दूसरा है अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर, जो अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर जो लोग रहते हैं वो क्या होने लगते हैं, वो साधारणतः उनकी डेथ हो जाती है। इसका कारण क्या है, अधिक ऊंचाई पर रहने वाले लोग क्या होती है, डेथ होती है। इसका कारण क्या है, देखिए जैसे ये पृथ्वी की सतह है और यहाँ पर आप खड़े हैं,
यहाँ पर क्या है, आप खड़े हैं, यहाँ पर क्या है, आप खड़े हैं, तो इस स्थिति में जो आप पर दाब लगेगा वो भी कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। यदि आप थोड़ा ऊपर चले गए तो यहाँ पर आ गए, आप कहाँ गए, यहाँ पर आ गए, तो आप पे जो दाब लगेगा वो यहाँ की अपेक्षा कम लगेगा। और यदि और अधिक ऊंचाई पे चले गया तो आप पे बहुत ही कम दाब आरोपित होगा। ओके, अब इस स्थिति में जब आप पृथ्वी की सतह पर है तो दाब ज्यादा आरोपित हो रहा है, तो जो ऑक्सीजन वायुमंडल में है, जब आप उस श्वास को लेंगे, जब आप इस श्वास को क्या लेंगे, अपने अंदर लेंगे, तो दाब अधिक होने के कारण यह आपके रक्त में भी, रक्त भी एक प्रकार का द्रव है, वो रक्त में भी अधिक घुलेगी, क्योंकि दाब यहाँ अधिक है तो यहाँ ऑक्सीजन आपके शरीर में जो रक्त है उसमें ज्यादा घुलेगी। जबकि इस स्थिति में यहाँ की तुलना में दाब कम है, तो यहाँ जो ऑक्सीजन होगी, जब ये मनुष्य श्वास के द्वारा लेगा तो रक्त में ऑक्सीजन कम घुलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ दाब कम होगा, यहाँ क्या होगा, आपका दाब कम होगा। और यदि यहाँ की बात करें, मान लो बहुत अधिक ऊंचाई वाले स्थान पे, तो यहाँ दाब बहुत ही कम होगा। और यदि दाब कम होगा तो श्वास के रूप में जो इसे ऑक्सीजन मिलेगी वो तो ग्रहण कर लेगा, लेकिन जैसे वो रक्त में जाएगी तो दाब बहुत कम है, तो वो कम विलेय भी होगी। यही कारण है कि अधिक ऊंचाई पर जो लोग रहते हैं वे, उनकी साधारणतः क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसका यही कारण है, क्योंकि हेनरी हम जानते हैं कि दाब अधिक होगा आपका, तो आपका क्या ज्यादा होगा, आपका विलेयता भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। इस स्थिति में दाब ज्यादा था तो ऑक्सीजन रक्त में ज्यादा घुली, इस स्थिति में कम घुली, इस स्थिति में तो बहुत ही कम घुली, जिस कारण इस व्यक्ति की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो ये था इसका दूसरा अनुप्रयोग। अब हम बात करने वाले हैं राउल्ट के नियम के, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या पढ़ने वाले हैं हम, राउल्ट का नियम। देखिए राउल्ट का नियम क्या कहता है कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है, जो विलयन का क्या निकालते हैं, वाष्प दाब निकालते हैं, वो किसके अनुपाती होता है, वो होता है विलायक के मोल अंश के अनुपाती। किसके, विलायक के मोल अंश के अनुपाती होता है। क्या, विलायक का जो मोल अंश होता है, यदि विलायक का मोल अंश ज्यादा होगा तो आपका विलयन का वाष्प दाब भी ज्यादा होगा, यदि विलायक का मोल अंश कम होगा तो आपके विलयन का वाष्प दाब भी कम होगा। ये किसका नियम है, राउल्ट का नियम है। और यहाँ पर किसी भी ताप पे ले सकता है, ऐसा आवश्यक नहीं कि हेनरी ने बोला था कि ताप स्थिर होना चाहिए, जबकि इन्होंने कहा है कि आप कोई भी ताप पर ले सकते हैं, लेकिन कोई भी आपने ताप लिए, लेकिन उसके लिए जो होगा विलायक का मोल अंश विलयन के वाष्प दाब के क्या होगा, समानुपाती होगा। अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि आपका जो पीएस है, ये मान लेते हैं आपका जो सॉल्यूशन का वाष्प दाब अनुक्रमानुपाती क्या हुआ, विलायक का मोल अंश हम क्या मान लेते हैं, x1 मान लेते हैं। तो यहाँ से आपका पीएस बराबर क्या आ जाएगा, आपका एक स्थिरांक आ जाएगा यहाँ, जिससे हम क्या बोलेंगे, आपका पीएस नॉट, जिससे हम क्या बोलेंगे, इसे पीएस नॉट करेंगे। तो ये आ गया आपका राउल्ट का नियम। अब हम इस नियम को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सर्वप्रथम तो आप समझिए कि वाष्प दाब होता क्या है। सर्वप्रथम आप समझिए वाष्प दाब होता क्या है। देखिए यह क्या है, आपका एक पात्र है, इस पात्र में क्या भरा हुआ है, आपका जल भरा हुआ है। इस पात्र में क्या भरा हुआ है, आपका जल भरा हुआ है। अब इसे यदि मैं गर्म करता हूं, क्या करता हूं, गर्म करता हूं, इसे मैं क्या करता हूं, अब मैं इसे क्या करता हूं, गर्म करता हूं। जब मैं गर्म करूंगा तो ये क्या, तो ये जल किसमें बदलने लगेगा, वाष्प में बदलने लगेगा। इसे किसमें बदलने लगेगा, वाष्प में बदलने लगेगा। और यदि मैं इसे बाहर से बंद कर दूं, इसे मैं बाहर से बंद कर दूं और उसके बाद इस जल को क्या करूं, गर्म करूं, तो इससे क्या बनेंगे, वाष्प के अणु जो है ऐसे ऊपर उठते जाएंगे, ऐसे ऊपर क्या होंगे, उठते जाएंगे। और ये वाष्प के अणु जो भी इस जल पर, ये जल की सतह है, इस जल की सतह पर जो भी दाब लगाएंगे उसे क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। तो वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प के अणुओं द्वारा, देखिए हमने इसे गर्म करे तो ये वाष्प बनी, तो ये क्या है, वाष्प के अणु है। तो इस वाष्प के अणुओं द्वारा आपके जल की सतह पर या कोई भी द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। और राउल्ट का नियम यह कहता है कि जो वाष्प दाब होता है वो विलायक के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब हम इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हम दो पात्र ले लेते हैं, ये हो गया आपका पहला पात्र
और ये हो गया आपका दूसरा पात्र। ये हो गया आपका पहला पात्र और दूसरा हो गया पात्र। इस पात्र में केवल क्या भरा हुआ है? आपका जल भरा हुआ है। इस पात्र में केवल क्या भरा हुआ है? आपका जल भरा हुआ है। और इस पात्र में जल तो भरा है, साथ ही साथ इसमें कुछ आपके NaCl के टुकड़े भी भरे हैं। क्या भरे हैं? NaCl के टुकड़े भी भरे हैं। और इस विलयन का जो मान है वो है 250 ml और इसका भी मान क्या है? 250 ml ही है। इसका भी मान कितना है? 250 ml भी है। ये 250 ml में केवल जल है, जबकि इस 250 ml में क्या क्या आ रहा है? आपका जल भी आ रहा है, साथ ही साथ क्या आ रहा है? आपका ये नमक के आपके कण भी आ रहे हैं। नमक के वो भी ठोस कण जो कि वाष्पित नहीं होते हैं। ओके, जो कि वाष्पित नहीं होते हैं। अब मैं इसे भी गर्म करूंगा और इसे भी क्या करूंगा? गर्म करूंगा और इसे बाहर से क्या कर दूंगा? इसे बंद कर दूंगा। तो यहां से भी क्या बनेगी? वाष्प की क्या बनेगी? बूंदे बनेगी, जो कि ऊपर की ओर जाएगी। यहाँ भी क्या बनेगी? वाष्प की क्या बनेगी? बूंदे बनेगी। यहाँ भी क्या बनेगी? आपकी वाष्प की बूंदे बनेगी, जो कि ऐसे ऊपर जाएगी और फिर नीचे दागा रहेगी। वाष्प में क्या बनेगी? बूंदे बनेगी। वाष्प क्या बनेगी? बूंदे बनेगी। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ वाष्प की बूंदे ज्यादा बनेगी यहाँ वाष्प की बूंदे ज्यादा बनेगी। तो यहाँ वाष्प की बूंदे क्या होगी? ज्यादा बनेगी। क्यों? क्योंकि ये जो नमक है वो वाष्पित तो हो ही नहीं सकते। हम मान लेते हैं यहाँ टोटल जो आपका जल है वो कितना है? 250 ml, जबकि यहाँ टोटल जो जल है वो कितना मान लेते हैं? 235 ml और बाकी का जो ये अन्य पदार्थ है उसका 15। जो बाकी का अन्य पदार्थ है वो ठोस ही है। वो क्या है? ठोस है, जो कि वाष्पित नहीं होते। तो बाकी का 15 है। अब यहाँ हमने 250 ml जल को पूरा गर्म किए तो यहाँ क्या बनी? वाष्प की बूंदे बनी। जबकि यहाँ हमने 235 ml जल को क्या किया? गर्म करे तो यहाँ जो वाष्प की बूंदे बनेगी वो यहाँ की तुलना में कैसे बनेगी? कम बनेगी, क्योंकि ये जो आपका 15 भाग है वो तो वाष्पित होता ही नहीं है। तो यहाँ क्या बनेगी? वाष्प की बूंदे कम बनेगी, जबकि यहाँ वाष्प की बूंदे क्या बनेगी? अधिक बनेगी। अब यदि वाष्प की बूंदे अधिक बनेगी तो इस द्रव की सतह पर दाब भी कैसा लगेगा? ज्यादा लगेगा। जबकि यहाँ भी दाब लगेगा ज्यादा, यहाँ भी दाब लगेगा ज्यादा, लेकिन इसकी तुलना में क्या लगेगा? कम लगेगा, क्योंकि यहाँ वाष्प के जो अणु है वो भी क्या बने हैं? कम बने हुए हैं। तो यहाँ वाष्प दाब कैसा है? आपका कम है। सॉरी, यहाँ वाष्प दाब कैसा है? आपका ज्यादा है। और यहाँ वाष्प दाब कैसा है? आपका कम है। यहाँ वाष्प दाब कैसा है? आपका कम है। तो बताइए, यहाँ वाष्प दाब ज्यादा है, ये किस बात पे निर्भर कर रहा है? कि आपका विलायक कितना ज्यादा है। ओके, यहाँ विलायक कितना ज्यादा है। यहाँ देखिए, विलायक आपका 235 ml था, जैसे कि यहाँ विलायक जल था 235 ml था, तो यहाँ वाष्प दाब भी कम आया। क्यों? क्योंकि वाष्प के अणु भी कम बने, तो वाष्प दाब भी कम आया। जबकि यहाँ क्या था? आपका जो विलायक था वो भी कैसा था? यहाँ की तुलना में ज्यादा था। यहाँ 235, यहाँ 250, तो यहाँ वाष्प के अणु भी ज्यादा बने, जिससे कि वाष्प दाब भी कैसा आया? ज्यादा आया। वाष्प दाब भी कैसा आया? ज्यादा आया। तो यहाँ समझ आ रहा है कि जो विलयन का जो वाष्प दाब होता है, ये दोनों ही क्या है? विलयन है। वो विलायक के मोल अंश पे क्या करता है? निर्भर करता है। अर्थात मोल अंश का अर्थ क्या होता है? कि आपका विलायक का मोल अंश का क्या अर्थ होता है? कि आपका विलायक आपके विलयन में कितना घुला हुआ है। तो देखिए, यहाँ विलायक का जो मोल अंश था, अर्थात विलायक की मात्रा भी समझ सकते हैं। विलायक की जो मात्रा थी वो कैसी थी? यहाँ बहुत ज्यादा थी, 250 ml, जबकि यहाँ विलायक की मात्रा कम थी, अगर विलायक का मोल अंश कम था। तो यहाँ वाष्प दाब भी क्या आया? कम आया। और यहाँ वाष्प दाब क्या आया? अधिक आया, क्योंकि यहाँ विलायक का मोल अंश ज्यादा था, यहाँ विलायक का मोल अंश कम था। तो यहाँ समझ में आया कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो विलायक के, यहाँ विलायक का मोल अंश ज्यादा था, कि क्या होता है? समानुपाती होता है। विलायक का मोल अंश ज्यादा तो आपका विलयन का वाष्प दाब भी ज्यादा, विलायक का मोल अंश कम, जैसे कि यहाँ, तो विलयन का वाष्प दाब भी कैसा होगा? कम होगा। यदि आपको एग्जाम में राउंड का नियम पूछा जाता है तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? किसी दिए हुए ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त, आपको जो भी ताप दिया है ये क्या है? अवाष्पशील विलेय है। आपका विलेय क्या होता है? जिसको मिलाते हैं, तो हमने इसको इस विलायक में मिला है, तो किसी दिए हुए ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त या अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन है का वाष्प दाब किसके अनुक्रमानुपाती होता है? विलायक के मोल अंश के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम मान लेते हैं आपके दो क्या है? पात्र है, और इसे हमने बाहर से बंद कर दिए, और यहाँ भी आपका अवाष्पशील विलेय मिला है,
और यहाँ भी आपका क्या मिला है, अवाष्पशील युक्त विलेय आपका क्या है, मिला हुआ है, और ये क्या भरा हुआ आपका, विलायक भरा हुआ है। तो बताइए इस परिस्थिति में किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, इस परिस्थिति में वाष्प दाब इसका ज्यादा होगा। क्यों, क्यों वाष्प दाब अधिक होगा, क्योंकि यहाँ जो है आपकी किसकी मात्रा अधिक है, जल की मात्रा अधिक है, जबकि यहाँ यदि हम देखें तो आपकी जल की मात्रा कैसी कम है, अर्थात विलायक की मात्रा या कम है, तो आपका जो विलयन का वाष्प दाब भी कम, और यहाँ विलायक की मात्रा ज्यादा है, तो विलायक की मात्रा ज्यादा, विलायक कम होना ज्यादा, तो विलयन का वाष्प दाब भी कैसा है, ज्यादा है। तो यही है आपका राउल्ट का नियम। ओके, अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि राउल्ट के नियम से सिद्ध कीजिए कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है, जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है वो अवाष्पशील विलेय, जो अवाष्पशील विलेय है के मोल अंश के क्या होता है, बराबर होता है। तो अब हम उसे ही क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन अवाष्पशील विलेय के मूल अंश से क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सर्वप्रथम तो ये समझिए कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का क्या अर्थ होता है। देखिए अवनमन का अर्थ होता है आपका कमी, अवनमन का क्या अर्थ होता है आपका, कमी, अर्थात वाष्प दाब में आपकी जितनी भी कमी आती है उसे क्या कहा जाता है, हम वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। अपेक्षिक शब्द का उतना अर्थ नहीं होता है जितना कि अर्थ होता है वाष्प दाब का अवनमन। तो वाष्प दाब का अवनमन का क्या अर्थ हुआ, वाष्प दाब में आपकी जो भी कमी आती है उसे क्या कहा जाता है, वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। और हमें ये सिद्ध करने की वाष्प दाब का जो भी अवनमन होता है वह अवाष्पशील विलेय के किसके बराबर होता है, मोल अंश के बराबर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम क्या मान लेते हैं, यह आपका पात्र और इस पात्र में भरा हुआ है आपका विलायक, इस पात्र में क्या भरा है, विलायक, और इसमें आपने अवाष्पशील विलेय क्या हुआ है, मिलाया हुआ रखा है। ये क्या आपका अवाष्पशील विलेय है। तो हम ये मान लेते हैं जो आपका अवाष्पशील विलेय है, जो आपका अवाष्पशील विलेय है उसके मोल कितने हैं, विलेय के जो मोल है वो हम कितना मान लेते हैं, वो है आपका N1, मतलब कि वो हम मान लेते हैं कितना है आपका N2 मान लेते हैं। तो यहाँ जो अवाष्पशील विलेय हमने मिलाया उसके मोल कितने हैं, N2 है, और जो आपका विलायक है उसके मोल कितने मान लेते हैं हम, जो आपका विलायक है उसके जो मोल है वो कितने हैं, यहाँ हम मान लेते हैं N1 है। यहाँ कितना मान लेते हैं हम, N1 है। तो बताइए अवाष्पशील विलेय का मूल्य कितना हो जाएगा, अवाष्पशील विलेय का मूल्य कितना हो जाएगा, अवाष्पशील विलेय का मूलश, ये तो मूल है लेकिन मूल अंश कितना होगा, वो हो जाएगा अवाष्पशील विलेय का मूल, आप जानते हैं हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, डिवाइड बाय अवाष्पशील विलेय का मूल प्लस विलायक का मूल। तो ये हो जाएगा आपका किसका मान, ये हो जाएगा आपका अवाष्पशील विलेय का मूल जो कि कितना है, N2 प्लस N1। अब हम निकाल लेते हैं आपका विलायक का मूलश, किसका मूलश, विलायक का मूलश। तो यहाँ से यदि हम देखें तो विलायक का मूलश कितना आ जाएगा, यही क्या होगा, विलायक का मूल जितना भी कितना है N1 डिवाइड बाय अवाष्पशील विलेय का मूल N2 प्लस विलायक का मूल N1। तो यहाँ पे आपका अवाष्पशील विलेय का मूलश और यहाँ पे आपका विलायक का मूलश, इसे आपको अच्छे से याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तब हम राउल्ट के नियम से जानते हैं क्या, PS इज इक्वल टू P नॉट S X1, जहाँ X1 का क्या अर्थ होता है आपका विलायक का मूलश, और अवाष्पशील विलेय के मूलश को हम X2 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं X2। तो ये क्या हो गया, विलायक का मूलश। अब क्या करते हैं हम, जो आपका P नॉट S भी इनटू की स्थिति में इस साइड में रहता है तो अपॉन की स्थिति में है, तो PS अपॉन P नॉट S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, X1। यहाँ से यहाँ पर X1 की वैल्यू रख देते हैं जो कितनी है, N1 अपॉन N2 प्लस N1 रख देते हैं, क्या हो जाएगा, PS डिवाइड बाय P नॉट S इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 प्लस N1। अब इन दोनों में से 1 माइनस कर देते हैं, PS अपॉन P नॉट S इज इक्वल टू 1 माइनस N1 अपॉन N2 प्लस N1। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं क्या होगा, P नॉट S माइनस PS डिवाइड बाय P नॉट S, ये क्या है P नॉट S, यहाँ पे बन जाएगा N2 प्लस N1 माइनस N1 डिवाइड बाय N2 प्लस N1। अब इसका आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, आप करते हैं क्या बन जाएगा, P नॉट S माइनस PS, जैसे कैसे लिख देते हैं, P नॉट S माइनस PS अपॉन P नॉट S इज इक्वल टू, देखिए इसे सॉल्व करें तो माइनस N1 से प्लस N1 कैसा क्या देगा, N2 अपॉन N2 प्लस N1। यदि आप ध्यान से देखें तो N2 अपॉन N2 प्लस N1 क्या है, आपका अवाष्पशील विलेय का मूलश रहता है X2। तो आपकी जो X2 है
उसकी वैल्यू कितनी आ गई, पी नॉट एस माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट एस। अब ये इसे क्या कहा जाता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। क्या कहा जाता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है, जो किसके बराबर आ गया आपका x1, अर्थात अवाष्प विलेय के मोलस का। और अब ये तो सिद्ध करना था कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो ये रहा, अवाष्प विलेय के मोलस जो कि ये रहा, कि क्या होता है, बराबर होता है, उससे हमने सिद्ध कर दिया। आदर्श विलयन व अनादर्श विलयन, इनमें कई बार आपको अंतर पूछे जाते हैं कि अनादर्श विलयन क्या होते हैं और आदर्श विलयन क्या होते हैं, या आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। देखिए, जो आपके आदर्श विलयन होते हैं, इस तरह आप लिखते हैं आदर्श विलयन और इस साइड में लिखते हैं आपके अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन वे होते हैं जो कि राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। किसके नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट का नियम जानते हैं क्या होता है, ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन। और जो अनादर्श विलयन होते हैं वे राउल्ट के नियम का पालन बिल्कुल भी नहीं करते, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। दूसरा क्या है, जो आदर्श विलयन होते हैं, जो आपके आदर्श विलयन होते हैं उनके लिए जो आपके डेल्टा वी का मान है वो कितना होता है, शून्य होता है। डेल्टा वी का मान कितना होता है, शून्य होता है। और डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, आयतन में परिवर्तन। और आपके डेल्टा वी का क्या अर्थ होता है, आयतन में परिवर्तन। जबकि यदि हम बात करें अनादर्श विलयन की, तो इनके लिए डेल्टा वी का मान वो शून्य के बराबर नहीं होता, अर्थात जो आयतन में परिवर्तन है वो शून्य के बराबर नहीं होता है। आयतन में परिवर्तन शून्य के बराबर, इसका क्या अर्थ हुआ कि माना जो आपका आदर्श विलयन है, विलयन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक है विलेय और क्या है, एक विलायक। ये हो गया आपका एक विलेय और एक क्या विलायक से मिलके माना ये आपका एक विलेय है और ये आपका एक विलायक है, उससे क्या बना, आपका आदर्श विलयन बना। अब ये था विलेय और ये था विलायक, माना उस समय पहले विलेय का आयतन 10 था और विलायक का आयतन कितना 10 था। जब आपने इन दोनों को प्लस किया, पहले इनका अलग से 10 था, इसका अलग से 10 था, अब जब इसको आपने प्लस किया तो क्या बना, आपका विलयन बना। तो बताइए इसका आयतन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और पहले भी यदि हम इनका विलयन बनाने से पहले भी इनका यदि अलग अलग देखें और इनका योग करें तो कितना मिल रहा है हमें, 20 ही मिलेगा। और विलयन बनने के बाद भी इनका आयतन कितना है, 20 ही है। तो इस प्रकार के विलयन आपके होते हैं अनादर्श विलयन, अर्थात विलयन बनने से पूर्व इनका जो आयतन था, विलयन बनने के पश्चात ही इनका आयतन वही है। तो इस स्थिति में जो आयतन में परिवर्तन होगा वो कितना होगा, आपका शून्य होगा। तो इस जो आदर्श विलयन होते हैं उनके लिए जो पहले जो आयतन होगा वही आयतन बाद में भी होगा। यही मतलब आपका डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 का। और यहाँ डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 का क्या हुआ कि माना यहाँ विलयन बनने से पूरा आपका आयतन था 11 और विलयन बनने के बाद आपका आयतन हो गया 10, या विलयन बनने के पहले आपका आयतन था 11 मतलब विलय विलायक का, और विलयन बनने के पश्चात इसका आयतन हो गया 12। तो इस प्रकार का आपको किस प्रकार के विलयन में दिखाई देगा, अनादर्श विलयन में दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि इनके लिए आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होता। इसका अर्थ क्या है कि इनका आयतन बदल जाता है, जबकि इनका आयतन नहीं बदलता है आपका, जबकि इनका आयतन नहीं बदलता है। अब हम बात करते हैं इनके तीसरे अंतर के बारे में कि जो इनके लिए डेल्टा एच का मान है वो कितना होता है, शून्य होता है, जबकि इनके लिए आपके डेल्टा एच का मान शून्य नहीं होता है। अर्थात डेल्टा एच का मान मतलब क्या होगा, ऊष्मा में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, ऊष्मा में परिवर्तन। और इस डेल्टा एच का मान भी क्या होगा, ऊष्मा में परिवर्तन। तो इसके लिए ऊष्मा परिवर्तन का मान कितना होगा आपका, 0 के बराबर होगा, जबकि इसके लिए ऊष्मा परिवर्तन का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अर्थात विलयन बनने के पहले जो आपकी ऊष्मा रही होगी, जितनी ऊष्मा मतलब पहले जितनी भी ऊष्मा रही होगी उतनी ऊष्मा विलयन बनने के बाद नहीं है। मतलब या तो ऊष्मा कम हो गई या ऊष्मा आपकी कैसी हो गई, ज्यादा हो गई। आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। तो इसके लिए ऊष्मा परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता था। तो विलयन बनने के पहले जितनी ऊष्मा है, विलयन बनने के बाद भी आपकी उतनी ही ऊष्मा रहे। और
इसके लिए डेल्टा एच का मान 0 अर्थात आपका ऊष्मा परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि इसके लिए ऊष्मा जितनी रहेगी पहले उतनी बाद में नहीं होगी, या तो उससे ज्यादा हो जाएगी या उससे कम हो जाएगी। ये इसका मतलब होता है कि इसके लिए ऊष्मा परिवर्तन का मान 0, इसके लिए ऊष्मा परिवर्तन का मान 0 नहीं होता है। और जो इनका चौथा उदाहरण होता है ये हो जाएगा जो चौथा अंतर है वो हो जाएगा इनके उदाहरण। जो इसका जो अंतर है वो होता है C2H5Br प्लस C2H5Cl। ये है इसका एक प्रमुख एग्जाम्पल। और जो आपका अनादर्श विलयन होता है उसका प्रमुख एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका बेंजीन प्लस एसीटोन। क्या हो जाएगा बेंजीन प्लस एसीटोन। यदि आप बेंजीन और एसीटोन को मिलाते हैं तो आपका जो अनादर्श विलयन बनेगा उसके लिए ना ही डेल V का मान 0 होगा और ना ही डेल H का मान 0 होगा। जबकि यदि आप C2H5Br और C2H5Cl को मिलाते हैं तो उसके लिए डेल्टा V का मान भी 0 होगा, अर्थात आयतन में कोई परिवर्तन होगा, ऊष्मा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और एक बात, जो आपके अनादर्श विलयन होते हैं जब ये बनते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, कौन से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, और एक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। क्या होता है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। अब हम नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न उनके उत्तर का अध्ययन करेंगे। यदि आपको क्रैश कोर्स की सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आपके समान लाखों बच्चे इस वीडियो का लाभ ले सकें।